नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों की व्याख्या। पहली खबर, इमरान ने पाकिस्तान को संवैधानिक संकट में धकेला। पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग की नेशनल असेंबली, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के खिलाफ बताते हुए खारिज किया। बौखलाए विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सुनवाई आज। नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कदम अदालत के आदेश के अधीन होंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। यूरिया घोटाले में 22 साल बाद दाखिल क्लोजर रिपोर्ट खारिज। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में देरी पर विशेष अदालत ने किया सवाल। एजेंसी के निदेशक से कहा, मामले को देखें और जरूरी कार्रवाई करें। सीबीआई ने कहा, मामले में नहीं हुआ कोई आर्थिक नुकसान। सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा था कि मामले में आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। जांच एजेंसी ने प्राथमिकी में एनएफएल के पूर्व प्रबंध निदेशक सीके रामकृष्णन और कार्यकारी निदेशक डीएस कंवर, हैदराबाद स्थित साई कृष्णा इपेक्स के मुख्य कार्यकारी एम सदाशिव राव तथा अमेरिका स्थित अल्बामा इंटरनेशनल इंक के एस नूथी को नामजद किया था। अंतरिम रिपोर्ट दबाव रही एजेंसी। आखिरी जांच 11 मार्च 1999 को की गई थी। 17 मार्च को अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया। इसके बाद केवल 2 केस डायरी तैयार की गई। इनमें आखिरी 12 मई 1999 को बनी थी। विशेष न्यायाधीश के समक्ष अंतिम रिपोर्ट 12 जनवरी 2021 को यानी 22 साल बाद दायर की गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब विशेष अदालत ने यूरिया घोटाले से संबंधित एक मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विशेष अदालत ने सीबीआई से जांच करने को कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने में 22 साल की देरी क्यों हुई। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसा घोर अन्याय दोबारा न हो। कहा कि सीबीआई निदेशक इस मामले को देखेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे। यह है मामला। सीबीआई ने 19 मई 1996 को यूरिया घोटाला मामला दर्ज किया था। आरोपितों पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल को 133 करोड़ रुपए की चपट लगाने का आरोप था। मुख्य मामले में एनएफएल के कई अधिकारियों, कारोबारियों एवं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भतीजे वी संजय राव को दोषी ठहराया गया था। सीबीआई ने जिस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी वह 4 जून 1997 को दर्ज किया गया था और 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति से संबंधित था। गंगा किनारे पर्यटन नेटवर्क विकसित करेगी सरकार। 2520 किलोमीटर लंबी गंगा नदी हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से गुजरती है। केंद्र सरकार ने 2014 से अपने नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से नदी को साफ करने के लिए काफ़ी धन खर्च किया है। नमामि गंगे को सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना घोषित किया है। इस योजना का परिव्यय बजट 20,000 करोड़ रुपए है। गंगा नदी के किनारे ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के स्थलों को बढ़ावा देने और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार पर्यटन नेटवर्क तैयार करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, गंगा से जुड़े पर्यटन की बात की जाए तो इसके आसपास बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान मौजूद हैं। चाहे वह रामायण हो या महाभारत, इसमें से बहुत सी घटनाएं गंगा के मैदानी इलाके में हुई हैं। काशी और प्रयागराज ऐसे शहर हैं जो पौराणिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक नारा लगाकर गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियर गोरखपुर निवासी युवक ने की वारदात। नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास स्थल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी सिपाहियों पर रविवार शाम करीब 7:30 बजे एक युवक ने धार्मिक नारा लगाते हुए दाव से हमला कर घायल कर दिया। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणी गेट पर हुई इस वारदात के बाद श्रद्धालुओं से भरे मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई। युवक ने पहले सिपाही से राइफल छीनने की कोशिश की, फिर धार्मिक नारा लगाते हुए सिपाही पर हमला किया और मंदिर में घुसने लगा। पीएसी के जवानों ने उसे हथियार सहित दबोच लिया। देश की प्रगति करना सबका सामूहिक दायित्व, गोयल। देश प्रगति कर रहा है और इसमें शामिल होना हर व्यक्ति का दायित्व है। भारत का गौरवशाली इतिहास है। अपनी धरोहर और उपलब्धि के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताना जरूरी है। ये बातें लाल किला परिसर में आयोजित भारत भाग्य विधाता महोत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले व खाद्य प्रसंस्करण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कही। गोयल ने कहा कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इस महोत्सव में देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। हमें अपनी संस्कृति को संजो कर रखने की ज़रूरत है और वह तभी संभव होगा जब सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे हो सकते हैं नए थल सेना प्रमुख। वर्तमान सेना प्रमुख MM नरवणे इस माह के आखिर में हो रहे सेवानिवृत्त। CDS पद की प्रतिस्पर्धा में नरवणे को माना जा रहा सबसे आगे। नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले थल सेना प्रमुख हो सकते हैं। वर्तमान थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस माह के आखिर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना में वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे माना जा रहा है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 अन्य सैन्य अधिकारियों की 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से यह पद रिक्त है। सूचना आयुक्त माहूरकर ने बनाया रिकॉर्ड। वर्ष 2021-22 में किया 5056 RTI अपीलों का निपटारा। सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने रविवार को व्यक्तिगत और पेशेवर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वर्ष 2021-22 में 5056 सूचना के अधिकार अपीलों का निपटारा किया। वर्ष 2005 में RTI अधिनियम के लागू होने के बाद से एक साल में RTI अपीलों की निपटारा करने की यह सर्वाधिक संख्या है। सूचना आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में माहूरकर की इस उपलब्धि ने पिछले 16 वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूर्व पत्रकार और लेखक माहूरकर ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने बिना किसी डर या पक्षपात के निर्णय किए। प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों में से एक में मैंने फैसला सुनाया कि एक पांडुलिपि चाहे सरकारी हो या निजी निकाय के स्वामित्व में राष्ट्रीय संपत्ति है। आकाश से उल्कापिंड गिरा या चीनी रॉकेट के टुकड़े। शनिवार शाम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दिखी रोशनी पर कयासों का दौर। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार की देर शाम आकाश की चीरती हुई रोशनी को लेकर लोगों में कौतूहल है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह रोशनी किसी क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, कीर्थी या फिर कोई रॉकेट सैटेलाइट से जुड़ा हुआ टूटकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। महाराष्ट्र में नागपुर के पास चंद्रपुर में इसी रोशनी के बाद धातु की कुछ वस्तुएं गिरी हैं। खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडॉवल का कहना है कि यह किसी चीनी रॉकेट के टूटे हुए हिस्से हैं। भारत में अल्पसंख्यक और परिसंघीय सिद्धांत। कोई राष्ट्र तभी अखंड बना रह सकता है जब वह देश में रहने वाले कमजोर एवं बहिष्कृत वर्गों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम हो। इसी आधार पर हमारे संविधान ने सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से दिया है, परंतु आजकल इस संदर्भ में नए सिरे से बहस आरंभ हो गई है। लिहाजा भारत में अल्पसंख्यक और उससे संबंधित तमाम संवैधानिक प्रावधानों को भी जानना चाहिए। एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत ने सदैव सभी विश्वासों के प्रति सहिष्णुता दर्शाने वाले उदारवादी सिद्धांतों को महत्व दिया है।
यही उदारवादी सिद्धांत भारत की विविध संस्कृति और उसकी अखंडता का प्रदर्शन भी करते हैं और इस अखंडता को बनाए रखने में सहायक रहे हैं। लेकिन हाल के दशकों में व्यक्तिवादी मनोवृत्तियों के उभरने और उनके प्रसार के कारण कई अवसरों पर अंतर सांस्कृतिक संघर्षों को बल मिला है और ऐसी स्थिति को आलोचकों ने कई बार असहिष्णुता की एक संस्कृति भी कहा है। 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात। सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात के मोर्चे पर देश ने रचा नया कीर्तिमान। 40 अरब डॉलर का निर्यात हुआ मार्च में, पिछले साल के मुकाबले 14.5% अधिक। 610.2 अरब डॉलर का आयात किया। गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 में 417.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 40% अधिक है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य तय किया था। हालांकि इस दौरान भारत ने 610.2 अरब डॉलर का आयात किया। इस तरह गत वित्त वर्ष में भारत का व्यापार घाटा 192.4 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में 102 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल मार्च में 40.4 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जो पिछले साल मार्च के मुकाबले 14.5%, तो वर्ष 2020 मार्च के मुकाबले 88% अधिक है। अमेरिकी सांसद ने यूक्रेन संकट पर मोदी के शांति प्रयासों को सराहा। कैरोलिन मलोनी को उम्मीद, इससे क्षेत्र में शांति बहाली में मदद मिलेगी। अमेरिका की वरिष्ठ महिला सांसद कैरोलिन मलोनी ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। ज्ञात हो, मोदी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके से योगदान देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में ऐसे बदली सियासत। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान द्वारा राजनीतिक पार्टी गठन करने, उनके प्रधानमंत्री बनने और फिर अचानक संसद भंग करने से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम पर एक नज़र। 1996 इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का गठन किया, जिसका अर्थ है न्याय के लिए आंदोलन। 2002 इमरान खान चुनाव जीतकर नेशनल असेंबली के सदस्य बने। 2013 इमरान खान दोबारा चुनाव जीतकर नेशनल असेंबली पहुंचे। 2018 आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के बाद इमरान खान पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 3 मार्च 2021 विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सीनेट के चुनावों में पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख को हराया। 6 मार्च 2021 इमरान खान ने अपने वित्त मंत्री की हार के बाद नेशनल असेंबली में विश्वास मत जीता। 8 मार्च 2022 पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर मौजूदा सरकार पर देश में अनियंत्रित होती महंगाई को कम करने में विफल रहने का आरोप लगाया। 3 अप्रैल नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रोका। 3 अप्रैल इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को नेशनल असेंबली भंग करने की सलाह दी। 3 अप्रैल राष्ट्रपति अलवी ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग की। उत्तराखंड में मिली 8 तल वाली गुफा। शैल पर्वत क्षेत्र की गुफाओं वाली घाटी गंगोली घाट में प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हाट कालिका मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 8 तल वाली गुफा मिली है। गुफा के भीतर चट्टानों में विभिन्न पौराणिक चित्र उभरे हैं। शिवलिंग पर चट्टान की तरफ से पानी भी गिर रहा है। इस गुफा को गंगोली हाट के गंगावली वंडर्स ग्रुप के सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ऋषभ रावल, भूपेश पंत और पप्पू रावल ने खोजा है और महाकालेश्वर नाम दिया है। सुरेंद्र के मुताबिक प्रवेश करते ही पहले करीब 35 फीट गहराई में उतरे, फिर प्राकृतिक रूप से बनी करीब 8 फीट की सीढ़ियाँ मिली। आगे बढ़ने पर 8 तल तक सीढ़ी और समतल भाग से होकर आगे बढ़े, 9वें तल तक नहीं पहुंच सके।
गुफा करीब 200 मीटर लंबी है। लिविंगस्टोन के दम पर जीता पंजाब। लियाम ने तूफानी अर्धशतक जड़ने के बाद 2 विकेट भी झटके। चेन्नई को 54 रनों से मिली हार। लियाम लिविंगस्टोन के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर पंजाब किंग्स ने रविवार को यहां आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 54 रन से शिकस्त दी। लिविंगस्टोन ने 32 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए और फिर बाद में गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 3 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट झटके। तुलसी और उनकी रामकथा। रामचरितमानस पर तुलसीदास जी के समय और समाज का गहरा और व्यापक प्रभाव है। वह भक्त होते हुए भी जनमानस में गहरी पैठ रखते थे। तुलसी की रामकथा को संत भगत रखते हुए रामनवमी पर विशेष साहित्यिक आलेख। यह तुलसी की भारतीय जनसाधारण की समझ का ही नतीजा है कि उनकी रामकथा न केवल संपूर्ण उत्तर भारत की स्मृति में है, बल्कि यह उसके आचार विचार में सदियों से संस्कार की तरह शामिल भी है। भारतीय जनसाधारण आज भी इस कथा को जाने अनजाने जीता और बरतता है। तुलसी की आत्मकथा केवल परंपरा से आती कथा नहीं है, यह उत्तर भारतीय समाज की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार गढ़ा गया आख्यान है। निराशा से उबरने का बेहतरीन उपाय है नियमित व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम केवल शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखता, बल्कि यह निराशा और अवसाद से उबार भी लेता है। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की अगुवाई में किए गए अध्ययन के मुताबिक आधे घंटे तक किया गया व्यायाम अवसाद के लक्षणों को कम से कम 75 मिनट के लिए कम कर सकता है। इसके साथ ही यह चिकित्सकीय लाभ में फ़ायदा पहुंचाता है। अध्ययन के परिणाम फ्रंटियर्स इन साइकाइट्री जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। यूनिवर्सिटी में किनेसियोलॉजी के प्रोफेसर और शोध के प्रमुख लेखक जैकब मेयर ने कहा कि पूर्व में मानसिक स्वास्थ्य पर व्यायाम के प्रभाव को लेकर कई अध्ययन हो चुके हैं। हम यह जानना चाहते थे कि एक दिन में व्यायाम का एक सत्र अवसाद के प्राथमिक लक्षणों को कैसे प्रभावित करता है। पहले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ऐसे 30 वयस्कों को शामिल किया जो गंभीर अवसाद का सामना कर रहे थे। साइकिल चलाने वालों में आधे घंटे के व्यायाम से अवसाद की स्थिति में सुधार पाया गया। व्यायाम के 75 मिनट बाद एनहेडोनिया गतिविधियों से खुशी महसूस करने में परेशानी में हुआ सुधार कम होने लगा, लेकिन जिस समूह ने व्यायाम नहीं किया था उसके मुकाबले एनहेडोनिया का स्तर बेहतर मिला। अब कुछ खास खबरें। पश्चिमी देशों ने अपनी रक्षा के लिए नाटो की स्थापना की। 1949 में आज ही सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई। 12 देशों के साथ शुरू इस संगठन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। अमेरिकी नेतृत्व में वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। कृत्रिम हृदय का पहली बार इंसान में किया गया प्रत्यारोपण। 1969 में आज ही अमेरिका के डॉक्टर डेंटन ए कुली ने दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किया। 47 साल के एक व्यक्ति के हृदय में विकार आने के बाद उसके शरीर में इसे प्रत्यारोपित किया गया। हालांकि वह व्यक्ति सिर्फ 3 दिन ही जीवित रह पाया। यह खोज लोगों के इलाज में मील का पत्थर बनी। इसी के साथ आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।